स्टार्टअप की दुनिया में जहां बड़े बड़े निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट किसी कंपनी की एक्सेल शीट देखे बिना बात तक नहीं करते, वहां कौन है जो सिर्फ एक शानदार आइडिया, एक जुनूनी टीम और शायद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर अपना पैसा लगा देता है? ये सवाल ही इस दुनिया का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये हमें उस जगह ले जाता है जहां भविष्य को कागज पर से उठाकर हकीकत में बदला जा रहा होता है। और ये काम वो लोग करते हैं जो मुनाफे से ज्यादा संभावना पर दांव लगाते हैं। बिल्कुल, और आज हम उन्हीं लोगों की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है एंजल इन्वेस्टिंग। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि नए विचारों और इनोवेशन को जिंदा रखने वाला ईंधन है। हमारी ये सारी बातचीत जेसन कलकैनिस की किताब द एंजल इन्वेस्टर्स हैंडबुक के अंशों पर आधारित होगी। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि एंजल इन्वेस्टिंग क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सफल एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी क्या होता है। वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सा इकोसिस्टम है जो किसी को इस खेल का, कह सकते हैं, माहिर खिलाड़ी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एंजल इन्वेस्टिंग है क्या भला? क्या ये बस किसी नई कंपनी में पैसा लगा देना है, या इसमें कुछ और भी है? किताब इसे पारंपरिक निवेश से बिल्कुल अलग बताती है। बहुत अलग। पारंपरिक निवेश में आप क्या देखते हैं? किसी कंपनी के पिछले रिकॉर्ड, उसका मुनाफा, उसकी बैलेंस शीट। हाँ, सारे नंबर्स। बिल्कुल। एंजल इन्वेस्टिंग में ये सब कुछ होता ही नहीं है। यहाँ आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो शायद कल ही शुरू हुई है, जिसके पास कोई ग्राहक नहीं है, कोई मुनाफा नहीं है। आप सिर्फ एक चीज पर दांव लगा रहे हैं। किस पर? उस कंपनी के संस्थापक के विजन और उसकी टीम की काबिलियत पर। यानी ये डेटा का नहीं, बल्कि इंसानों का खेल है। राइट। पर किताब में इस बात पर भी जोर है कि ये सिर्फ चेक लिखने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंजल निवेशक की भूमिका एक पारंपरिक निवेशक से अलग हो जाती है। वे सिर्फ पैसा नहीं देते, वे उस स्टार्टअप की यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। वे अपना समय, अपनी सलाह और सबसे जरूरी अपना नेटवर्क वो संस्थापक के लिए खोल देते हैं। अच्छा। वे एक तरह से उस स्टार्टअप के पहले शुभचिंतक, मेंटर और समर्थक बन जाते हैं। और ये शुरुआती दौर में पैसों से भी ज्यादा कीमती साबित होता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जोखिम भी तो उतना ही बड़ा है। ज्यादातर स्टार्टअप्स तो बंद हो जाते हैं, तो फिर कोई इसमें पैसा क्यों लगाता है? ये तो जुए जैसा लगता है ना? आपने सही नस पकड़ी है। और यहीं पर इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर सच सामने आता है, जिसे किताब में पावर लॉ रिटर्न कहा गया है। पावर लॉ रिटर्न, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उनमें से 7 या 8 कंपनियां पूरी तरह से डूब जाएंगी। आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ओह। शायद 1 या 2 कंपनियां किसी तरह बस अपना पैसा वापस कर पाएंगी। लेकिन एक कंपनी ऐसी होगी जो इतना जबरदस्त मुनाफा देगी कि वो आपके बाकी 9 निवेश के नुकसान की भरपाई भी कर देगी और आपको अमीर भी बना देगी। एग्जैक्टली। रुकिए, ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। मतलब एक सफल एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको असफलता में माहिर होना पड़ता है। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपके ज्यादातर फैसले गलत साबित होंगे। बिल्कुल। यही इस खेल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यह सारा खेल नुकसान से बचने का नहीं, बल्कि उस एक जादुई सफलता को पकड़ने का है। ये पारंपरिक निवेश जैसा नहीं है जहां आप 10 से 15% सालाना रिटर्न की उम्मीद करते हैं। ये कैलकुलेटेड लॉटरी है जहां आप अपनी समझ और मेहनत से जीतने की संभावना खुद बनाते हैं। इसीलिए इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बहुत मजबूत जिगर और सब्र चाहिए। तो अगर सफलता का राज हर बार सही होना नहीं है, तो फिर क्या है? किताब कहती है कि पैसे से ज्यादा मानसिकता मायने रखती है। चलिए इस पर बात करते हैं। यह कौन सी मानसिकता है जो एक आम निवेशक को एक सफल एंजल बनाती है? ये इस पूरी चर्चा का, कह सकते हैं, दिल है। कैलकैनिस के मुताबिक ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ मानवीय गुण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब सिर्फ नई तकनीक के बारे में पढ़ना? उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है ये समझने की कोशिश करना कि दुनिया किस दिशा में बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन को कैसे बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये ऊर्जा और कृषि में कौन से नए अवसर पैदा कर रहा है। एक सफल एंजल हमेशा 5 साल आगे की दुनिया को देखने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा गुण बताया गया है पैटर्न पहचानना। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ अनुभव का दूसरा नाम नहीं है?
कोई नया निवेशक इसे कैसे विकसित कर सकता है जिसके पास देखने के लिए कोई पैटर्न ही ना हो? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये अनुभव से ही आता है, लेकिन इसकी शुरुआत की जा सकती है। पैटर्न पहचानने का मतलब है हजारों आइडियाज और संस्थापकों के बीच उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना जो सफलता की ओर इशारा करते हैं। जैसे क्या संस्थापक समस्या को लेकर जुनूनी है या सिर्फ पैसा कमाना चाहता है? क्या उसकी टीम में वो हुनर है जो उस आइडिया को हकीकत में बदल सके? शुरुआत में ये गुण दूसरों को देखकर सीखा जाता है, इसीलिए अनुभवी निवेशकों के साथ जुड़ना इतना जरूरी है। तीसरा गुण मुझे बहुत दिलचस्प लगा, संस्थापक के प्रति सहानुभूति। मैं इस पर थोड़ा रुकना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ एक अच्छी भावना है या इसका मुनाफे से कोई सीधा संबंध है? क्या एक कठोर और मांग करने वाला निवेशक ज्यादा सफल नहीं होगा? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सहानुभूति का मतलब मुलायम होना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि एक कंपनी बनाना कितना मुश्किल और अकेला सफर होता है। संस्थापक पर हर तरफ से दबाव होता है। हाँ, होता होगा। ऐसे में एक निवेशक जो सिर्फ हर महीने रिपोर्ट मांगता है, उसकी तुलना में वो निवेशक जो मुश्किल समय में फोन करके पूछता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, वो ज्यादा सम्मान और विश्वास हासिल करता है। और विश्वास से क्या होता है? विश्वास का सीधा संबंध पारदर्शिता से है। जब संस्थापक आप पर भरोसा करता है तो वो आपको अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर भी सबसे पहले बताता है, और बुरी खबर जल्दी पता चलना किसी भी निवेशक के लिए सबसे कीमती जानकारी होती है। ये बहुत गहरी बात है। और आखिरी गुण है सामुदायिक सोच, यानी निवेश को सिर्फ एक लेनदेन नहीं बल्कि संबंधों का खेल मानना। बिल्कुल, ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। जब आप एक संस्थापक की मदद करते हैं तो वो आपको दूसरे अच्छे संस्थापकों से मिलवाता है। जब आप दूसरे निवेशकों के साथ जानकारी साझा करते हैं तो वे आपको अच्छे सौदों में शामिल करते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां मदद देने से आपकी अपनी कीमत बढ़ती है। ये जीरो सम गेम नहीं है। ये दिलचस्प है क्योंकि आम धारणा तो यही है कि इस खेल में सबसे जरूरी चीज पैसा ही है, लेकिन किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है ना? कई लोग सोचते होंगे कि ये सब करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन किताब दो ऐसे रास्ते बताती है जो दिखाते हैं कि आप कम पूंजी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। पहला है सिंडिकेट इन्वेस्टिंग। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का तरीका नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। सिंडिकेट असल में एक तरीका है जिससे आप किसी अनुभवी निवेशक के दिमाग और नेटवर्क को एक तरह से किराए पर ले सकते हैं। किराए पर? कैसे? एक अनुभवी निवेशक एक डील ढूंढता है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है और फिर वो दूसरे छोटे निवेशकों को अपने साथ पैसा लगाने के लिए आमंत्रित करता है। तो आप सिर्फ उसके सौदे में पैसा नहीं लगा रहे, आप उसकी सालों की मेहनत और सूझबूझ पर दांव लगा रहे हैं, वो भी बहुत कम एंट्री फीस के साथ। ये सीखने का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका है। और दूसरा तरीका तो और भी कमाल का है, सलाहकार की भूमिका निभाना, यानी पैसे के बजाय अपना समय और अपनी विशेषज्ञता निवेश करना। इसे स्वेट इक्विटी कहते हैं। मान लीजिए आप मार्केटिंग के विशेषज्ञ हैं या कोडिंग में माहिर हैं। आप एक शुरुआती स्टार्टअप को हफ्ते के कुछ घंटे अपनी सलाह देते हैं। बदले में वो स्टार्टअप आपको वेतन नहीं बल्कि अपनी कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी देता है। मतलब बिना एक भी रुपया लगाए उस कंपनी में हिस्सेदारी? बिल्कुल। और उससे भी बड़ा फायदा यह है कि आपको एक स्टार्टअप के अंदर काम करने का, उसके उतार चढ़ाव को करीब से देखने का अनुभव मिलता है। ये भविष्य में एक निवेशक के तौर पर आपके लिए किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई युवा पेशेवर भी अपने करियर की शुरुआत में इस दुनिया का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल। कैलकानिस यही सलाह देते हैं, जितनी जल्दी हो सके अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें, नेटवर्क बनाना शुरू करें और सलाहकार की भूमिका निभाने के मौके ढूंढें। बड़ी पूंजी संभालने से पहले पैटर्न पहचानने की अपनी क्षमता को विकसित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के पास मानसिकता है और शुरुआत करने का एक तरीका भी मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये शानदार कंपनियां मिलेंगी कहाँ? किताब में एक शब्द बार बार आता है, डील फ्लो, जिसे एंजल इन्वेस्टिंग की जीवन रेखा कहा गया है। इसका असल में क्या मतलब है? डील फ्लो का सीधा सा मतलब है कि आपके पास निवेश के लिए कितने अवसर आ रहे हैं और उनकी गुणवत्ता कैसी है। अब दुनिया के सबसे चतुर निवेशक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास निवेश करने के लिए अच्छी कंपनियां ही नहीं आ रही हैं, तो आपकी चतुराई किसी काम की नहीं है। सही बात है। एक मजबूत और लगातार बना रहने वाला डील फ्लो ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। और ये बनता कैसे है? क्या इसकी कोई वेबसाइट है जहां अच्छे स्टार्टअप्स लिस्टेड होते हैं? नहीं, असली खेल वेबसाइटों पर नहीं होता। ये पूरी तरह से इंसानी रिश्तों और प्रतिष्ठा पर आधारित है।
किताब में इसके 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला, संस्थापकों के साथ सीधे नेटवर्क बनाना, स्टार्टअप इवेंट्स में जाना, ऑनलाइन समुदायों में सक्रिय रहना और उद्यमियों के साथ मतलब असली संबंध बनाना। और दूसरा स्तंभ है अपनी प्रतिष्ठा बनाना। ये कैसे काम करता है? ये सबसे शक्तिशाली चीज है। संस्थापक आपस में बात करते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा निवेशक सिर्फ पैसा लगाकर भूल जाता है और कौन सा मुश्किल समय में फोन उठाकर मदद करता है। जो निवेशक जल्दी फैसले लेते हैं, उपयोगी फीडबैक देते हैं और अपने वादे निभाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है। और फिर अच्छे संस्थापक खुद चलकर ऐसे निवेशकों के पास आते हैं। आपका डील फ्लो आपकी प्रतिष्ठा का सीधा प्रतिबिंब होता है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं? यह सुनने में थोड़ा अमूर्त लगता है। किताब में एक बेहतरीन कहानी है, कैसे एक निवेशक ने सिर्फ अपने शहर के एक लोकल टेक मीटअप में हर हफ्ते जाने की आदत डाली। शुरू में कुछ नहीं हुआ, वो बस जाता था, लोगों से मिलता था, कॉफी पीता था। लेकिन 6 महीने बाद एक कॉफी ब्रेक के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे युवा संस्थापक से हुई जो एक बहुत बड़ी समस्या पर काम कर रहा था, लेकिन किसी बड़े निवेशक का ध्यान उस पर नहीं था। अच्छा। उस निवेशक ने उसमें संभावना देखी और एक छोटा सा निवेश किया। 10 साल बाद वो कंपनी अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उसका डील फ्लो किसी वेबसाइट से नहीं बल्कि एक कॉफी के कप से शुरू हुआ था। कमाल है। और तीसरा स्तंभ बताया गया है इनोवेशन हब के करीब रहना। हाँ, यानी उन जगहों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखना जहां नए विचार जन्म लेते हैं, जैसे कि एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इंक्यूबेटर और यूनिवर्सिटी के इनोवेशन सेंटर। ये वो जगह हैं जहां भविष्य की बड़ी कंपनियों के बीज बोए जा रहे होते हैं। इनके करीब रहने से आपको फसल के बारे में सबसे पहले पता चलता है। ठीक है, तो चलिए सारी बातचीत को समेटते हैं। अगर कोई इस दुनिया में कदम रखना चाहता है तो उसके लिए मुख्य रणनीतिक सबक क्या हैं जिन्हें वो गांठ बांध कर रख लें? किताब के अंत में कुछ बहुत ही सटीक और व्यवहारिक सबक दिए गए हैं। पहला, छोटी शुरुआत करें और तेजी से सीखें। अपने पहले कुछ निवेश को पैसा कमाने का जरिया मत समझिए, उन्हें अपनी ट्यूशन फीस समझिए। आपका लक्ष्य सीखना होना चाहिए, कमाना नहीं। दूसरा सबक मुझे बहुत पसंद आया। संस्थापक की गुणवत्ता पर ध्यान दें, आइडिया पर नहीं। एक मजबूत और जुनूनी संस्थापक अगर बिजनेस मॉडल विफल भी हो जाए तो हार नहीं मानता, वो कोई नया रास्ता खोज निकालता है। आप इंसान पर दांव लगा रही हैं, किसी प्रेजेंटेशन पर नहीं। बिल्कुल। तीसरा, चेक लिखने से पहले नेटवर्क बनाएं। आपके संबंध ही आपको बेहतर अवसर दिलाएंगे और डूबने से भी बचाएंगे। चौथा, अनुभवी निवेशकों से सीखें। देखें कि वे संस्थापकों से क्या सवाल पूछते हैं, वे किन चीजों को लेकर चिंतित होते हैं। उनके तरीकों को देखकर अपनी समझ बेहतर करें। और शायद सबसे ज़रूरी सबक, एक डील के बारे में नहीं बल्कि एक पोर्टफोलियो की तरह सोचें। सफलता किसी एक चमत्कारिक निवेश से नहीं मिलेगी, ये 20-30 निवेशों के एक विविध पोर्टफोलियो से आएगी, जिसमें से 1 या 2 आपकी जिंदगी बदल देंगे। संक्षेप में कहें तो एंजल इन्वेस्टिंग पैसे से कहीं ज्यादा है। ये मानसिकता, संबंधों और इकोसिस्टम में भागीदारी के बारे में है। सफल एंजल निवेशक वो हैं जो वित्तीय अनुशासन को सामुदायिक जुड़ाव, लंबी अवधि की सोच और इनोवेशन के प्रति गहरी जिज्ञासा के साथ जोड़ते हैं। आज की ये चर्चा एंजल इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक बहुत ही आकर्षक झलक देती है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक वित्तीय गतिविधि नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ दर्शक नहीं बने रहना चाहते, बल्कि बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती है। वित्तीय मुनाफे से परे अगर हम सोचें तो आज के एंजल निवेशकों द्वारा चुने गए स्टार्टअप किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और उस शक्ति के साथ क्या जिम्मेदारी आती है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एंजल इन्वेस्टिंग की दुनिया में कह सकते हैं एक गोता लगा रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, जब कंपनी बस एक आइडिया होती है या शायद गैराज में बना एक छोटा सा प्रोटोटाइप। अब सवाल ये उठता है कि जब किसी कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई कमाई नहीं, तो कोई निवेशक ये फैसला कैसे करता है कि कौन सा स्टार्टअप अगला गूगल बनेगा और कौन सा बस एक अच्छी कहानी बनकर रह जाएगा। आज हम जेसन कैलकैनिस की किताब एंजल से कुछ कमाल के आइडियाज पर बात करने वाले हैं। हमारा मिशन इस पूरी सोच को डिकोड करना है, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिन पर एक एंजल इन्वेस्टर असल में दांव लगाता है,
क्योंकि ये सिर्फ पैसों का खेल तो है नहीं, ये भविष्य को पहचानने की एक कला है। और हम ये भी देखेंगे कि ये नॉर्मल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से कितना अलग है और यहाँ पर फाउंडर यानी कंपनी बनाने वाला आइडिया से ज़्यादा ज़रूरी क्यों माना जाता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक शुरुआती स्टार्टअप को परखना इतना मुश्किल क्यों होता है? मेरा मतलब है, सीधी सी बात है, आपके पास देखने के लिए कोई डेटा ही नहीं है। कोई सेल्स रिपोर्ट नहीं, कोई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं, कुछ भी तो नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए ये पारंपरिक फाइनेंशियल एनालिसिस जैसा नहीं है। ये तो एक तरह से टैलेंट खोजने जैसा है, जैसे कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर एक नया सिंगर खोज रहा हो। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत काम करता है, जिसे पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? हाँ, तो इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। आप 10 छोटी-छोटी फिल्में बनाते हैं और आप ये जानते हुए पैसा लगा रहे हैं कि शायद 7-8 फिल्में तो पक्का फ्लॉप होंगी, 2 शायद अपनी लागत निकाल लेंगी। लेकिन आप उस एक फिल्म की तलाश में हैं जो बाहुबली या दंगल बन जाए और अकेले ही पूरे स्टूडियो के साल भर का मुनाफा कमा कर दे। एंजल इन्वेस्टिंग भी यही ब्लॉकबस्टर ढूंढने का खेल है। एक निवेशक ये मानकर चलता है कि उसके ज्यादातर निवेश डूब जाएंगे, लेकिन 1 या 2 इतने बड़े हिट होंगे कि वो सारे नुकसान की भरपाई करके भी कई गुना ज्यादा रिटर्न देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेशक सुरक्षित दांव खेलने की बजाय उन असाधारण मौकों की तलाश में रहते हैं जो पूरे बाजार को हिला सकते हैं। वो एवरेज रिटर्न नहीं, बल्कि 100 गुना या 1000 गुना रिटर्न खोज रहे हैं। एकदम सही। उनका लक्ष्य औसत निवेश खोजना है ही नहीं, बल्कि उस एक असाधारण कंपनी को ढूंढना है जो पूरे पोर्टफोलियो को सफल बना दे। ये होम रन की तलाश है, लगातार छोटे-छोटे स्कोर बनाने का खेल नहीं। यही पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैलकैनिस का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि फाउंडर्स यानी कंपनी बनाने वाले लोग आइडिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो कहते हैं कि एक मजबूत फाउंडर एक कमजोर आइडिया को भी सुधार सकता है, लेकिन एक कमजोर फाउंडर एक बेहतरीन आइडिया को भी डुबो देगा। और ये इस पूरी फिलॉसफी का मतलब सार है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच नहीं है? मेरा मतलब, क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं है जहां आइडिया इतना शक्तिशाली था, जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन, कि शुरुआती टीमें अगर औसत भी थीं तो भी कंपनियां सफल हो गई क्योंकि वो सही समय पर सही जगह थी? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहस तो हमेशा चलती है। लेकिन कैलकैनिस का तर्क ये है कि शुरुआती स्टेज पर कुछ भी तय नहीं होता। बाजार बदलते हैं, कंपटीशन आता है और कंपनियां अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं, जिसे हम पिवट करना कहते हैं। ऐसे में फाउंडर की सीखने की क्षमता, उसका लचीलापन और उसकी लीडरशिप ही कंपनी को बचाती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है स्लैक का। अच्छा, हाँ। वो कंपनी एक ऑनलाइन गेम बनाने निकली थी जो बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन मजबूत फाउंडर्स ने देखा कि उन्होंने जो आपस में बात करने के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन टूल बनाया था, वही असली प्रोडक्ट था। उन्होंने पिवट किया और आज स्लैक हम सबके सामने है। ये फाउंडर की क्वालिटी थी, शुरुआती आइडिया की नहीं। कमाल का उदाहरण है। तो एक निवेशक एक फाउंडर में वो कौन सी खास बातें ढूंढता है? कैलकैनिस के हिसाब से वो क्या गुण हैं जो अरबों डॉलर की कंपनियां बनाने वाले फाउंडर्स में अक्सर दिखते हैं? वो कुछ खासियतों की बात करते हैं। पहला है जुनूनी प्रतिबद्धता, ऑब्सेसिव कमिटमेंट। ये वो लोग हैं जो उस प्रॉब्लम के साथ सोते और जागते हैं। एक मिनट, जुनून और जुनूनी प्रतिबद्धता में क्या फर्क है? क्योंकि बहुत से लोग अपने आइडिया को लेकर जुनूनी होते हैं पर सफल नहीं होते। बेहतरीन सवाल। जुनून अक्सर आइडिया के लिए होता है, लेकिन जुनूनी प्रतिबद्धता समस्या के लिए होती है। इसका मतलब है कि अगर आपका पहला आइडिया काम नहीं कर रहा, तो आप उसे छोड़कर उस समस्या को हल करने का दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, बजाय इसके कि आप अपने फेल होते आइडिया से ही चिपके रहें। दूसरा गुण है सीखने की गति, लर्निंग स्पीड। क्या फाउंडर फीडबैक को तेजी से अपनाकर गलतियां सुधारता है? वो जिद्दी होते हैं, पर अपनी सोच को लेकर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को लेकर। तीसरा है क्रियान्वयन का अनुशासन, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, काम करके दिखाते हैं और मापने योग्य प्रगति पर ध्यान देते हैं। और चौथा, साधन संपन्नता, रिसोर्सफुलनेस, मतलब कम संसाधनों में जुगाड़ लगाकर बाधाओं को पार करना। वो नहीं हो सकता को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, अंत के रूप में नहीं। और इन सब के ऊपर है ईमानदारी और पारदर्शिता। ये तो हुई गुणों की बात, लेकिन इन्हें किसी मीटिंग में परखा कैसे जाए?
कैलकैनिस इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी देते हैं, 4 सवाल जो किसी भी फाउंडर से पूछे जाने चाहिए। हाँ, और ये सवाल बहुत गहरे हैं। पहला, यही समस्या क्यों? Why this problem? इससे फाउंडर की असली प्रेरणा का पता चलता है। क्या उसका इस समस्या से कोई व्यक्तिगत जुड़ाव है या वो इसे सिर्फ पैसा बनाने का एक मौका समझ रहा है? एक सच्चा कनेक्शन अक्सर ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा सवाल है, अभी ही क्यों? Why now? ये मुझे बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, ये बाजार की तैयारी और सही समय की परख करता है। क्या टेक्नोलॉजी, समाज या नियमों में कोई ऐसा बदलाव आया है जो इस आइडिया को आज सफल बना सकता है, जो 5 साल पहले नहीं बना सकता था? शायद स्मार्टफोन की वजह से या 5G आने की वजह से या फिर लोगों की आदतें बदलने की वजह से। तीसरा सवाल, यही टीम क्यों? Why this team? मतलब आप ही क्यों? हाँ, इस समस्या को हल करने के लिए इस टीम के पास वो कौन सा खास हुनर, अनुभव या इंसाइट है जो किसी और के पास नहीं है? क्या वो इस इंडस्ट्री को अंदर बाहर से जानते हैं? और आखिर में चौथा सवाल, ये सफल क्यों होगा? Why will this succeed? ये फाउंडर की दूरदृष्टि और रणनीति की स्पष्टता को जांचता है। वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग क्या सोच रहे हैं? क्या उनके पास कोई अनफेयर एडवांटेज है? तो मतलब सब कुछ फाउंडर पे ही दांव पे लगा है, लेकिन एक बेहतरीन फाउंडर भी हवा में तो कंपनी नहीं बना सकता। उसे काम करने के लिए एक खेल का मैदान चाहिए, मतलब बाजार। कैलकैनिस बाजार के बारे में क्या कहते हैं? क्या साइज ही सब कुछ है? फाउंडर के बाद बाजार ही सबसे जरूरी चीज है। कैलकैनिस बड़े और बढ़ते हुए बाजारों में निवेश करने पर जोर देते हैं। कारण सीधा है, एक बड़े बाजार में एक अच्छी टीम को गलतियां करने और उनसे उभरने का मौका मिल जाता है। अगर आप एक छोटी सी नाव लेकर विशाल महासागर में उतरते हैं तो 1-2 गलतियां चल जाएंगी, लहरें आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएंगी। लेकिन अगर आप एक सिकुड़ते हुए तालाब में एक विशाल जहाज उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया की बेहतरीन टीम भी संघर्ष करेगी। ठीक है, बड़ा बाजार जरूरी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक छोटे नीश बाजार में बनी कंपनी कभी सफल नहीं हो सकती? क्या कैलकैनिस इसके बारे में कुछ कहते हैं? वो कहते हैं कि नीश बाजार ठीक है, बशर्ते उस नीश में बाजार का लीडर बनने की क्षमता हो और वो नीश खुद एक बड़े बाजार का हिस्सा बनने की राह पर हो। मतलब आप एक छोटे से दरवाजे से शुरू करके एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हो सकते हैं। अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी, जो उस समय एक नीश था, लेकिन उनका विजन सब कुछ बेचने का था। और प्रोडक्ट के बारे में क्या? मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है। जब आप एक निवेशक के सामने जाते हैं तो क्या आपके पास एक चमचमाता हुआ परफेक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर एक कच्चा पक्का प्रोटोटाइप दिखाकर ये कहना बेहतर है कि देखिए ये काम करता है, हम इसे मिलकर बेहतर बनाएंगे? दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। एक परफेक्ट प्रोडक्ट की उम्मीद कोई नहीं करता, बल्कि निवेशक ये देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट ग्राहक की किसी असली और बड़ी समस्या को हल कर रहा है, क्या उसका वैल्यू प्रपोजिशन अनोखा है, और सबसे जरूरी, क्या शुरुआती कर्षण मतलब अर्ली ट्रैक्शन या यूजर एंगेजमेंट दिख रहा है। शुरुआती कर्षण इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ऐप डाउनलोड की संख्या है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। शुरुआती कर्षण का मतलब सिर्फ ऐप डाउनलोड नहीं है। निवेशक ये देखते हैं कि क्या लोग वापस आ रहे हैं, क्या वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार हैं, भले ही वो अभी परफेक्ट ना हो। 1 हफ्ता पुराना 10% यूजर रिटेंशन 10,000 वैनिटी डाउनलोड से ज्यादा कीमती है। ये इस बात का सबूत है कि कुछ लोग, भले ही बहुत कम हो, आपके प्रोडक्ट की सच में परवाह करते हैं। और बिजनेस मॉडल का क्या? क्या शुरुआत से ही पैसा बनाने का रास्ता साफ होना चाहिए? शुरुआत में भले ही ये पूरी तरह स्पष्ट ना हो, लेकिन निवेशक ये जरूर देखना चाहते हैं कि आगे चलकर पैसा कमाने का एक लॉजिकल प्लान दिखता है या नहीं। एक ठोस सोच होनी चाहिए, भले ही शुरुआती मॉडल बाद में बदल जाए। क्या यह सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगा या विज्ञापन पर या कुछ और? नए ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाएगा और लागत कितनी आएगी? इन सब पर एक समझदारी भरी सोच होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक निवेशक को एक बेहतरीन फाउंडर, एक बड़ा बाजार और एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट मिल गया, क्या वो तुरंत चेक लिख देता है या फिर यहाँ से जासूसी का काम शुरू होता है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं? बिल्कुल, जासूसी का काम ही शुरू होता है। ड्यू डिलिजेंस का मकसद फाउंडर के दावों की पुष्टि करना और छिपे हुए जोखिमों को सामने लाना है। ये एक तरह की गहरी जांच पड़ताल है। इसमें उनके कुछ शुरुआती ग्राहकों से बात करना शामिल हो सकता है, ताकि ये पता चले कि वे सच में प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं, जैसा फाउंडर कह रहा है। इसमें फाउंडर के दिए गए रेफरेंस की जांच करना भी शामिल है,
जैसे उनके पिछले बॉस या सहकर्मियों से बात करके ये समझना कि वो दबाव में कैसे काम करते हैं। तो ये भरोसे को बनाने की एक प्रक्रिया है। हाँ, यह जोखिम को खत्म नहीं करता, लेकिन ये आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। यह आपके फैसले में विश्वास को बढ़ाता है। कैल्किनस एक और बहुत जरूरी सलाह देते हैं, हर निवेश के फैसले को लिख कर रखना, जिसे वो डील मेमो लिखना कहते हैं। सुनने में ये एक अतिरिक्त काम लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। क्यों? ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये निवेशक को अपने ही गट फीलिंग के खिलाफ एक हथियार देता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक होता है। जब कोई निवेश सफल हो जाता है तो हमारा दिमाग हमें ये यकीन दिला देता है कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये सफल होगा। हाँ, हाइंडसाइट बायस। एग्जैक्टली, हाइंडसाइट बायस। लेकिन डील मेमो आपको सच्चाई दिखाता है कि उस वक्त आप असल में क्या सोच रहे थे। आप लिखते हैं कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, इस स्टार्टअप की ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं और आपको क्या क्या जोखिम दिख रहे हैं। तो ये भविष्य में अपने ही फैसलों से सीखने का एक तरीका है। बिल्कुल। जब वो निवेश सफल या असफल होता है तो आप वापस जाकर अपना मेमो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी सोच कहाँ सही थी और कहाँ गलत। ये खुद को जवाबदेह ठहराने का सबसे अच्छा तरीका है और इससे आप समय के साथ एक बेहतर निवेशक बनते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मैं सोच रही थी, अगर मैंने अपने करियर के हर बड़े फैसले के लिए ऐसा मेमो लिखा होता तो आज मैं अपनी गलतियों से कितना कुछ सीख चुकी होती। ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी एक बेहतरीन सलाह है। एकदम। और जब कोई निवेशक निवेश ना करने का फैसला करता है तो उसे कैसे बताना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया छोटी है और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। पेशेवर तरीके से सम्मानजनक और ईमानदार फीडबैक देना जरूरी है ताकि फाउंडर के साथ संबंध अच्छे बने रहें। ये बताना कि आप निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद बाजार आपकी समझ से बाहर है या ये आपके पोर्टफोलियो में फिट नहीं बैठता, ये फाउंडर को भी सीखने में मदद करता है। अच्छे संबंध भविष्य में बेहतर मौकों को जन्म दे सकते हैं। हो सकता है कि वही फाउंडर 2 साल बाद एक नए और बेहतरीन आइडिया के साथ आपके पास वापस आए। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो एक एंजल इन्वेस्टर के लिए मुख्य सबक क्या होंगे? वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? कैल्किनस के दर्शन को हम 4 स्तंभों में बांट सकते हैं। ये वो 4 चीजें हैं जिन पर सब कुछ टिका है। 1, फाउंडर की गुणवत्ता, फाउंडर क्वालिटी, सबसे पहले और सबसे जरूरी, जिसमें ईमानदारी, सीखने की गति और लचीलापन सबसे ऊपर है। 2, बाजार का अवसर, मार्केट अपॉर्चुनिटी, क्या ये इंडस्ट्री बढ़ती हुई और बदलाव के लिए तैयार है। 3, प्रोडक्ट और कर्षण, प्रोडक्ट एंड ट्रैक्शन, क्या शुरुआती ग्राहकों से ये संकेत मिल रहा है कि कोई इसकी परवाह करता है। और 4, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें ड्यू डिलिजेंस के जरिए दावों की पुष्टि करना और डील मेमो के जरिए अपने फैसलों को रिकॉर्ड करना शामिल है ताकि आप खुद से सीखते रहें। तो संक्षेप में, एंजल इन्वेस्टिंग भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों पर दांव लगाने के बारे में है जो भविष्य को बनाने की क्षमता रखते हैं। ये उन दुर्लभ मौकों को पहचानने के बारे में है जो साफ साफ दिखने से पहले ही पकड़ में आ जाए। आज हमने एंजल इन्वेस्टिंग की दुनिया को समझा, जहां डेटा से ज्यादा इंसानी क्षमता और दूरदृष्टि पर दांव लगाया जाता है। ये एक बहुत ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है, लेकिन यहीं पर दुनिया को बदलने वाली कंपनियों की नींव रखी जाती है। यह एक विचार छोड़कर जाते हैं। ये जो फाउंडर को परखने का ढांचा है, ये सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस फाउंडर मूल्यांकन के नजरिए को जीवन के दूसरे क्षेत्रों में कैसे लागू कर सकता है, जैसे किसी जरूरी पद के लिए किसी को काम पर रखते समय, किसी प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर चुनते समय, या किसी ऐसे नेता का मूल्यांकन करते समय जिसका वे अनुसरण करना चाहते हैं। असल में वो कौन से गुण हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, सीखने की गति, ईमानदारी या फिर वो जुनूनी प्रतिबद्धता। ये सोचने वाली बात है। आज की चर्चा का विषय है एंजल इन्वेस्टिंग, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा स्टार्टअप चुने या किसी डील को कैसे पक्का करें। हमारे पास जेसन कैल्किनस के लेख द एंजल इन्वेस्टर्स ब्लूप्रिंट फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो सक्सेस के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि चेक लिखने के बाद क्या होता है। हाँ, जब सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, जब असल काम शुरू होता है तब लंबी अवधि की सफलता का असली राज क्या है। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्यादातर चर्चाएं सौदा खोजने पर ही खत्म हो जाती हैं। सही बात है। लेकिन ये लेख हमें याद दिलाता है कि निवेश करना तो मैराथन का मतलब पहला किलोमीटर है, असली दौड़ तो उसके बाद शुरू होती है। एक लंबी दौड़।
हाँ, और आज हम इसी लंबी दौड़ की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। रिश्तों को बनाने से लेकर इमोशनली डिसिप्लिन रहने तक ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मुझे जो पहली बात सबसे चौंकाने वाली लगी वो ये है कि जिस पल आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपकी पहचान बदल जाती है। कैसे? आप सिर्फ एक निवेशक नहीं रहते हैं, आप एक पार्टनर, एक सलाहकार और कभी-कभी तो एक थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं। बिल्कुल ये एक 5 से 10 साल या उससे भी लंबा रिश्ता है। सही है। तो यहीं से एक बुनियादी सवाल उठता है, आप किस तरह के निवेशक बनना चाहते हैं? लेख में 2 तरह के निवेशकों का जिक्र है, एक्टिव और पैसिव। हाँ, सक्रिय और निष्क्रिय। और कैलकैनस बहुत साफ कहते हैं कि जो सफल निवेशक होते हैं वो शायद ही कभी पैसिव रहते हैं, वो सिर्फ पैसा लगाकर भूल नहीं जाते। और इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। एक एक्टिव एंजल इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, वो कंपनी के सफल होने की संभावना को सक्रिय रूप से बढ़ा रही है। अच्छा। सोचिए, एक शुरुआती स्टार्टअप के पास क्या नहीं होता? पैसा, नेटवर्क और अनुभव। राइट। एक एक्टिव निवेशक ये तीनों चीजें मेज पर लाता है। जैसे मान लीजिए एक B2B SaaS स्टार्टअप है, उसके फाउंडर्स बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर हैं, पर उनका कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क नहीं है। यानी वे प्रोडक्ट तो बना सकते हैं लेकिन उसे बेचे किसे ये नहीं जानते। बिल्कुल। अब एक एक्टिव निवेशक जो शायद किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर रह चुका है, हाँ। वो सिर्फ एक फोन कॉल या एक ईमेल से ऐसी मीटिंग करवा सकता है जो उस स्टार्टअप को शायद 6 महीने की मेहनत से भी न मिलती। वाह, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड है। यही है असली मूल्य। ये सिर्फ लोगों को नौकरी पर रखने में मदद करने से कहीं आगे की बात है। ये दरवाजे खोलना है जो पहले बंद थे। और जब वही स्टार्टअप मान लीजिए अगले दौर की फंडिंग के लिए तैयारी कर रहा हो, तब तो एक अनुभवी निवेशक की सलाह अमूल्य होती है। वो बता सकती है कि वेंचर कैपिटलिस्ट की पिच में क्या देखना चाहते हैं और किन मैट्रिक्स पर जोर देना है। यहाँ एक दिलचस्प साइकिल बनता हुआ दिखता है मुझे। जब आप एक स्टार्टअप की इस तरह मदद करते हैं तो सिर्फ उस कंपनी को फायदा नहीं होता, आपकी अपनी एक रेपुटेशन बनती है। बिल्कुल। बाजार में ये बात फैलती है कि ये निवेशक सिर्फ चेक नहीं लिखता बल्कि सच में मदद करता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये एक तरह का नेटवर्क इफेक्ट है। जब फाउंडर्स को पता चलता है कि कोई निवेशक सच में वैल्यू ऐड करता है तो सबसे अच्छे फाउंडर्स खुद उसके पास आना चाहते हैं। तो इससे भविष्य में आपको मिलने वाली डील्स की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। हाँ, आपकी रेप्यूटेशन ही आपका सबसे बड़ा फिल्टर बन जाती है। और ये सारी मदद और प्रतिष्ठा ये सब भरोसे पर टिकी है। फाउंडर्स अपनी कंपनी की सबसे सेंसिटिव जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस रिश्ते को बनाने और बनाए रखने का सबसे जरूरी जरिया जिस पर कैलकैनस बहुत जोर देते हैं वो है मंथली अपडेट्स। हाँ, सुनने में ये बहुत साधारण लगता है पर ऐसा है नहीं। ये साधारण बिल्कुल नहीं है। मंथली अपडेट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उस रिश्ते की धड़कन है। धड़कन। हाँ, ये एक नियमित संवाद की आदत डालता है। इन अपडेट्स में सिर्फ रेवेन्यू और ग्रोथ के आंकड़े नहीं होते, उनमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या प्रोग्रेस हुई, टीम में कौन आया कौन गया, ये सब होता है। लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जो अक्सर छिपाया जाता है, चुनौतियां। बिल्कुल। जब कोई फाउंडर ये लिखने की हिम्मत करता है कि इस महीने हमारा कस्टमर चर्न बढ़ गया है या हमारी एक बड़ी डील हाथ से निकल गई, यहीं पर असली भरोसा बनता है। एकदम सही कहा। और उसी से जुड़ा है वो खास अनुरोध जहां निवेशक मदद कर सकते हैं। अच्छा। जब फाउंडर साफ तौर पर बताते हैं कि हमें सेल्स में मदद चाहिए या क्या आप किसी अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर को जानते हैं, तो निवेशक के लिए मदद करना आसान हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी एक सुरक्षित माहौल बनाती है। फाउंडर को पता होता है कि वो बुरी खबर भी साझा कर सकता है और उसे सजा नहीं मिलेगी बल्कि मदद मिलेगी। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है। अगर कोई मैट्रिक लगातार नीचे जा रही है तो निवेशक सही सवाल पूछ सकता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ, और ये फाउंडर को भी अनुशासित रखता है। सही बात है। और ये अनुशासन सिर्फ उस एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि निवेशक के अपने सफर के लिए भी जरूरी है। यहीं से हम एक कंपनी से हटकर पूरे पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट पर आते हैं, क्योंकि एंजल इन्वेस्टिंग में सफलता किसी एक दांव पर नहीं टिकी होती। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो मुझे लगता है कई नए निवेशकों को चौंका देगी। हम सब शुरुआती विफलताओं के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन लेख एक खास विनाशकारी दूसरे साल की बात करता है। हाँ, डिजास्टर्स सेकेंड ईयर। ये सिर्फ 1-2 कंपनियों के फेल होने से कहीं ज्यादा गहरा एक मनोवैज्ञानिक जाल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। होता यह है कि पहले साल में बहुत उत्साह होता है,
आप कई कंपनियों में निवेश करते, सब कुछ नया और रोमांचक लगता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे साल तक आते आते वास्तविकता सामने आने लगती है। आपकी शुरुआती कुछ स्टार्टअप्स शायद 2 या 3 एक साथ फेल हो जाते हैं। ये सांख्यिकीय रूप से तो अपेक्षित है, लेकिन इमोशनली बहुत कठिन होता है। और जो कंपनियां बची हैं वे भी शायद रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा रही होती, वे अभी भी स्ट्रगल कर रही होती हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रही होती हैं। हाँ। और कोई भी एग्जिट यानी रिटर्न तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो आपके पास क्या है? कुछ विफलताएं और कुछ कंपनियां जो बस जिंदा हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में निवेशक अपने फैसलों पर शक करने लगता है। उसे लगता है शायद मैंने गलत कंपनियां चुनी, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। और फिर वो हार मान लेता है। ज्यादा जरूरत है। कैलकेनिस इसे एक प्याज, मतलब एक जाल कहते हैं जिससे बचना जरूरी है। लेकिन क्या ये सलाह के बस डटे रहो और डाइवर्सिफाई करो थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? मतलब इमोशनली जब आप अपना पैसा डूबता हुआ देखते हैं तो क्या सिर्फ आंकड़ों के बारे में सोचना काफी है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा वाकई डाइवर्सिफिकेशन है। ओके। अगर आपने सिर्फ 5 कंपनियों में निवेश किया है और 3 फेल हो जाती हैं, तो ये विनाशकारी लगता है। लेकिन अगर आपने 20-25 कंपनियों में निवेश किया है, तो 3 विफलताओं को आप पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में देख पाती हैं। अच्छा, तो आपका रिस्क मनोवैज्ञानिक रूप से भी फैल जाता है। हाँ, और दूसरा हिस्सा है इमोशनल डिसिप्लिन, जो शायद ज्यादा मुश्किल है। देखते हैं। सीखने का मौका। बिल्कुल। वे विश्लेषण करते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या बाजार सही नहीं था, क्या टीम में कमी थी, और उस सीख का इस्तेमाल अपने अगले निवेश को बेहतर बनाने में करते हैं। तो मान लीजिए आप उस दूसरे साल से बच निकलते हैं और एक एक्टिव मददगार निवेशक बने रहना चाहते हैं। यहाँ एक और नाजुक संतुलन आता है जिसके बारे में कैलकेनिस चेतावनी देते हैं। मदद और दखल के बीच की रेखा। हाँ, हेल्प वर्सेस मेडलिंग। ये रेखा कहाँ है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। एक प्रभावी निवेशक मार्गदर्शन देता है, लेकिन कंपनी के रोजमर्रा के कामों को कंट्रोल नहीं करता। मतलब माइक्रो मैनेज नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं बताता कि वेबसाइट का रंग नीला होना चाहिए या हरा। वो ये तय नहीं करता कि किस कर्मचारी को क्या काम करना है। ये फाउंडर का काम है और आपको उनकी क्षमता का सम्मान करना होगा। तो भूमिका एक सलाहकार की है, एक ऑपरेशनल मैनेजर की नहीं। एक तरह से आप सह पायलट हैं, ना कि पिछली सीट पर बैठे ड्राइवर जो हर मोड़ पर निर्देश दे रहा हो। क्या बढ़िया उपमा है। बिल्कुल सही। आपका काम है सवाल पूछना, न कि जवाब देना। आप पूछ सकती हैं, क्या हमने इस मार्केटिंग चैनल के बारे में सोचा है, या हमारी हायरिंग प्रोसेस में क्या बाधा आ रही है। सलाह तब दी जाती है जब वो वाकई मददगार हो, न कि फाउंडर पर बोझ डालने के लिए। सही बात है। अगर कोई निवेशक हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय देने लगे, तो फाउंडर की अपनी क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। लक्ष्य एक भरोसेमंद सलाहकार बनना है, जिससे फाउंडर तब संपर्क करे जब उसे सच में मदद की जरूरत हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हमने विफलता की बात की, लेकिन स्टार्टअप्स असल में फेल क्यों होते हैं? और जब वे सफल होते हैं तो निवेशकों को पैसा वापस कैसे मिलता है? जब भी मैं स्टार्टअप की सफलता के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा आईपीओ की घंटी बजने वाली तस्वीर आती है। लेकिन लेख इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, आईपीओ का सपना बहुत आकर्षक है, पर यह हकीकत से बहुत दूर है। ज्यादातर सफल एग्जिट आईपीओ के जरिए नहीं, बिल्कुल अधिग्रहण से होते हैं। बिल्कुल एक्विजिशन के जरिए होते हैं, जहां कोई बड़ी कंपनी उस स्टार्टअप को खरीद लेती है। आईपीओ बहुत कम, बहुत बड़ी और बहुत मैच्योर कंपनियों का होता है। अधिग्रहण ज्यादा आम और अक्सर ज्यादा तेज रास्ता होता है निवेशकों के लिए अपना पैसा वापस पाने का। और विफलता के कारण लेख में कुछ आम वजहें बताई गई हैं। सबसे आम वजह है प्रोडक्ट मार्केट फिट ना मिलना। मतलब आपने एक ऐसी चाबी बनाई जिसके लिए कोई ताला ही नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है संस्थापकों के बीच मतभेद। एक कंपनी चलाना बहुत तनावपूर्ण होता है, और अगर फाउंडर्स का विजन या काम करने का तरीका अलग-अलग है तो टीम बिखर सकती है। और पैसा? हाँ, जाहिर है पैसे का कुप्रबंधन भी एक मुख्य कारण है। कंपनियां जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गलत जगह पैसा खर्च कर देती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प आइडिया है जिसका जिक्र लेख में है। महान कंपनियां खरीदी जाती हैं, बेची नहीं जाती। हाँ, ग्रेट कंपनीज आर बॉट नॉट सोल्ड। पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्टार्टअप्स अपने क्षेत्र में बाजार के लीडर बन जाते हैं, जिनके पास मजबूत तकनीक, तेज ग्रोथ और एक वफादार ग्राहक आधार होता है, उन्हें खुद को बेचने के लिए बाजार में दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अच्छा, बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट खुद उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होती हैं। वे उस स्टार्टअप में एक रणनीतिक मूल्य देखती हैं। कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू। होता है कि अगर हमने इसे नहीं खरीदा तो हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी खरीद लेगा या ये खुद ही एक बड़ा खतरा बन जाएगा। तो निवेशकों को ऐसी कंपनियां बनाने में मदद करनी चाहिए जो रणनीतिक रूप से इतनी आकर्षक हों कि दूसरे उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहें। बिल्कुल, न कि सिर्फ आईपीओ के सपने पर निर्भर रहें। लक्ष्य एक ऐसी कंपनी बनाना है जो अपने दम पर इतनी मजबूत और स्वतंत्र हो कि उसका अधिग्रहण उसके लिए एक विकल्प हो, मजबूरी नहीं। ये सब एक लंबी अवधि की रणनीति की ओर इशारा करता है। समय के साथ जैसे जैसे निवेशक अनुभव प्राप्त करते हैं, वे अपनी एक खास पहचान या विशेषज्ञता विकसित कर लेते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई निवेशक किसी एक क्षेत्र जैसे कि फिनटेक या हेल्थ टेक में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है, तो वो पैटर्न पहचानने में बेहतर हो जाता है। ओके। वो जल्दी समझ जाता है कि कौन सा आइडिया काम कर सकता है, कौन सा नहीं, और उस क्षेत्र के खास जोखिम क्या हैं। इससे उनके सौदे चुनने की गुणवत्ता में सुधार होता है। लेकिन लेख में जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर अंत में सब कुछ आकर टिकता है वो है प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। हाँ, ये किसी भी निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में सब कुछ इसी पर आकर टिकता है। एक अच्छी प्रतिष्ठा उच्च गुणवत्ता वाले संस्थापकों को आकर्षित करती है। अच्छे फाउंडर्स हमेशा ये जानना चाहते हैं कि एक निवेशक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा कैसी है। क्या आप मुश्किल समय में उनका साथ देते हैं? क्या आप निष्पक्ष हैं? क्या आप सच में वैल्यू ऐड करते हैं? और ये प्रतिष्ठा सिर्फ सफल निवेशों से नहीं बनती, बल्कि शायद ये असफलताओं में आपके व्यवहार से ज्यादा बनती है। बिल्कुल, ये इस बात से बनती है कि आप फाउंडर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, चाहे कंपनी सफल हो या असफल। सही बात। मजबूत प्रतिष्ठा बनती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार 4 स्तंभों पर टिका है। रिलेशनशिप कैपिटल, मतलब रिश्तों की पूंजी। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, विविधता। वैल्यू कंट्रीब्यूशन, मूल्य योगदान। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लंबी अवधि की रणनीतिक सोच। यह सिर्फ एक वित्तीय रणनीति नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम में निभाई जाने वाली भूमिका है जिसमें धैर्य, प्रतिबद्धता और इंसानियत की जरूरत होती है। बहुत खूब कहा। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने किसे चुना, बल्कि इस बात से होती है कि आपने अपने चुने हुए लोगों को समय के साथ कैसे पोषित किया। चेक लिखना तो बस शुरुआत है। असली काम और असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल। और अब सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने प्रतिष्ठा के महत्व के बारे में बात की, जो इस पर निर्भर करती है कि संस्थापकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, खासकर मुश्किल समय में। तो सोचिए, एक निवेशक अपनी किसी असफल हो चुकी स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक के लिए ऐसा कौन सा एक गैर वित्तीय काम कर सकता है जो न केवल उस संस्थापक की मदद करे, बल्कि भविष्य के बेहतरीन संस्थापकों को आकर्षित करने के लिए निवेशक की अपनी प्रतिष्ठा को भी असल में बढ़ा दे।